हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के शेष बचे हुए आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 टू 35। इन आर्टिकल्स को कंप्लीट करने से पहले, इससे पहले वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32, 33, 34, 35 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 के। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वो किस वजह से है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस आर्टिकल को मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार अपने आप में ही मूल अधिकार है। मतलब ये जो आर्टिकल है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अर्थात जो तुम्हारे मूल अधिकार हैं, अगर वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई नियम या कानून नहीं होगा तो फिर उन मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उनको लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया है वो है आर्टिकल नंबर 32, और ये अपने आप में ही एक मूल अधिकार है। इसलिए ये एक विशेष कानून है और इसी से मूल अधिकारों को वास्तविकता प्रदान होती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया गया है। इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये मूल अधिकारों को प्रभावी बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मूल अधिकार के लिए निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, तथा संसद जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत किसी भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। रिट क्या होता है? रिट एक प्रकार से आदेश ही होता है। न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का आदेश जारी किया जाता है, उसको रिट बोलते हैं। रिट को इंग्लिश में लिखते हैं WRIT। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को, यहाँ पे SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और HC का मतलब है हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट भी रिट जारी करने का अधिकार रखता है। ये रिटें कुछ इस प्रकार से हैं, तो रिट के बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। इससे उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 32 समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 32 में कुछ और प्रावधान हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस आर्टिकल को संविधान के संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है, जैसा मैंने इसमें बताया। तीसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का भी प्रावधान है। तो व्यक्ति को पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, इस बात की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बात करते हैं। जो 5 रिट मैंने अभी बताई थी उनमें से पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब शब्द के रूप में इसका जो अर्थ है वो शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। तो न्यायालय में ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति वहाँ है और उसकी परछाई को उठा के पेश कर दिया गया, तो शरीर को प्रस्तुत किया गया। शरीर के साथ ही न्यायालय में किसी व्यक्ति को पेश करना, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रास्ते में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें ये रिट जारी करने की स्थिति नहीं है। हिरासत कानून सम्मत हो, मतलब किसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो। एक तो होता है वारंट जारी करके हिरासत में लिया जाना, दूसरा होता है
एक ऐसे ही कहीं दंगा प्रसाद हो गए और किसी को भी उठा के ले आए। तो दूसरी व्यवस्था क्या है इसमें, किसी विधानमंडल न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई की गई हो। मतलब विधानमंडल कहाँ, जैसे अपनी पार्लियामेंट होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है, अगर उनके उल्लंघन करने पर या फिर न्यायालय या कोर्ट की अवमानना करने पर कार्रवाई की गई हो। हिरासत न्यायालय के आदेश के अनुसार हुई हो। मतलब अगर कोर्ट ने ही किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है तो उसके अगेंस्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की आपकी रिट जारी नहीं की जा सकती। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई हो। मतलब जैसे कोई हाई कोर्ट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है और गिरफ्तारी हुई है आपकी महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट उस महाराष्ट्र की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में ये रिट जारी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिट है आपकी परमादेश। परम आदेश का अर्थ है, परम का मतलब होता है सबसे बड़ा, परम का मतलब एक चरम सीमा जो होती है उस प्रकार का आदेश। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सबसे ऊपर जारी किया जाता है। इसका क्या अर्थ है, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। मतलब ये आदेश क्या है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सार्वजनिक अधिकारी में से किसी राज्य के या किसी डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए, ताकि उनके कार्यों और कार्य न करने के बारे में पूछा जा सके। मतलब जो वो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या फिर वो कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उनको जानने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, कौन सी परिस्थिति हैं जिनमें वो जारी नहीं किया जा सकता। नंबर 1 क्या है, निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध, जैसे मैंने अभी बताया कि परमादेश किसी पर्सनल के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता। या नंबर 2, गैर संवैधानिक विभाग, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके खिलाफ या फिर जो संविधान के तहत नहीं आते उनके खिलाफ। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, मतलब राज्य में राज्यपाल और भारत के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके खिलाफ ये परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, मतलब जो वर्तमान में कार्यरत हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों रिट समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, मतलब किसी कार्य को रोकना। ठीक है, किसी हाई कोर्ट के द्वारा, ये क्या है, ये क्या ना तो किसी व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है ना किसी पर्सनल जो अधिकारी है उसके खिलाफ। ये क्या है, किसी हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपने न्यायिक क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी। जैसे एक सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, दूसरा उससे ऊपर हाई कोर्ट होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट अपनी क्षमता से बाहर कोई कार्य कर रहा है, क्षमता से बाहर कोई निर्णय ले रहा है, तो उस प्रकार के निर्णय को रोकने के लिए उससे जो ऊपर वाली कोर्ट है वो उसके लिए ये रिट जारी कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए कर सकती है। सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो इस प्रकार की रिट जो सुपीरियर कोर्ट है वो अपने सब कोर्ट के लिए जारी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, इसका भी क्या है, यह हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों या पेंडिंग मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र के द्वारा जारी किया जा सकता है। मतलब जो भी मामले, जैसे बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो उनके बारे में डिसीजन देने का अधिकार है जो अपने जो अपर कोर्ट है, जैसे वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गया। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हाई कोर्ट उनको ये आदेश दे सकता है कि उस पेंडिंग को कि आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्तियों के पर्सनल उनके अधिकारों का अगर कहीं हनन होता है तो उनके खिलाफ ऐसी कोई संस्था जो उनके अधिकारों को रोक रही है तो उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट ये जारी कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को वारंटो। इसके बारे में बात करते हैं। इसे न्यायालय द्वारा
किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में किसी चीज़ की जांच के लिए अपना याचिका दायर करता है, उसकी जांच के लिए जारी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जिसमें सरकारी संस्था है जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से भर्ती हो गया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन कर दी, तो उसकी जांच करने के लिए इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तथा अन्य चार रिटों से इसे अलग किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित द्वारा। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। मतलब ये उस चीज़ को भी रोकता है कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति है, वो किसी पद पे है, तो वो अपने अधिकार से अधिक वाले जो उसके अधिकार से अलग हैं कार्य, अगर उन कार्यों को करता है तो उसको रोकने के लिए भी इस प्रकार के रिट का प्रयोग किया जा सकता है। अभी आर्टिकल नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। आर्टिकल 33 की व्याख्या जो दी गई है, कहा गया है कि जो भी हमारे सशस्त्र बल, मतलब जितने भी हमारे डिफेंस है, पैरामिलिट्री हो गया, अपना डिफेंस हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस, उन सब के लिए संसद के द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि इसके द्वारा मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 33 के द्वारा संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, अन्य अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। मतलब इनके अधिकारों पर, इनमें जो भी लोग कार्य करते हैं, जितने भी पर्सनल्स इनमें कार्य करते हैं, उन पर संसद कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इसका उद्देश्य है उनके समुचित कार्य करने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए। मतलब जैसे डिफेंस है, उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा उनसे एक अच्छी तरीके से सिस्टम से काम करने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। इस प्रकार संसद के द्वारा बनाए गए कानून के मूल अधिकार के उल्लंघन के होने पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब क्या अभी तक सरकार ने ऐसे कोई नियम बनाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं? तो उनमें कुछ विशेष कानून हैं, जैसे कि संसद ने सेना, नौसेना, वायुसेना अधिनियम 1950 एवं पुलिस बल अधिनियम 1966 अधिकारों पर निषेध, मतलब कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए हैं, आज प्रभावी कानून बनाए हैं। इनके तहत क्या है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने के अधिकार, राजनीतिक जितने भी संगठन होते हैं उनका सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का, या मतलब प्रेस में जाके कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शनों में भाग लेने का अधिकार। इस प्रकार के जो अधिकार है उन पर रोक लगाई गई है। संसद ने ऐसे कानून बनाए हैं, ये सारे जो मैंने अभी बताए उन पर रोक लगाई गई है। ठीक, इसके लिए ये सारे अधिनियम बनाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल नंबर 33 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 33 मेन रूप से क्या है? संसद ने जो सेना में, जो भी डिफेंस में जितने भी लोग हैं वो कार्य करते हैं, वो अपने मूल अधिकारों को लेके कोई प्रदर्शन ना शुरू कर दें। इससे क्या है, उनमें अनुशासन का अभाव हो जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ और मूल अधिकारों से रिलेटेड है। मतलब मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य शासन। ये अनुच्छेद मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। मतलब कहीं अगर भारतीय किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन भी किया जा सकता है, और इसके लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ है, जैसा कि मैंने बताया, सैन्य शासन। हालांकि संविधान में मार्शल लॉ की कोई व्याख्या नहीं की गई है। इस
समय संसद के द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा मैंने अभी बताया कि वहाँ पे अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है तो उसको मूल अधिकारों के हनन होने पर या उनके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी भाग में असामान्य परिस्थितियों में मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है। असामान्य परिस्थिति जैसे क्या है, युद्ध की स्थिति हो गई या अशांति हो गई, दंगे या वहाँ के कानून का उल्लंघन, मतलब जो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर लोगों ने क्या है दंगे कर दिए या फिर उस पर हमला कर दिया। प्रकार की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार के मार्शल लॉ को लाया जाता है। मार्शल लॉ के समय सैन्य प्रशासन को कार्य करने के लिए असाधारण अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी सामान्य कानून थे जिसमें सिविल कानूनों के तहत जैसे प्रशासन चलाया जाता है, उन कानूनों को निष्प्रभावी कर दिया जाता है तथा सेना अपने कानूनों के तहत शासन करती है और उनको असाधारण कानून और असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। इन अधिकारों के तहत वो किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, किसी मामले में नागरिक को मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा दंगाई है जिसकी वजह से समाज में अशांति फैल रही है, तो सेना उसको मारने की भी अधिकारी है और ना ही सेना पर कोई कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मार्शल लॉ समझ में आ गया होगा। मार्शल लॉ इसका उद्देश्य रहता है कि इसका न्यायोचित उद्देश्य यही रहता है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाई रखे जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 35, ये हमारा मूल अधिकार का फाइनल आर्टिकल है और इसी के साथ हमारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें हम बात करते हैं, यह केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल के लिए यह व्यवस्था नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये केवल संसद को अधिकार देता है, ना कि राज्य विधानमंडल को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 35 में क्या है कि कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब वो मूल अधिकार तो हैं लेकिन उनको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए संसद को कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ये केवल सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो वो कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार है? 6, 32, 34, 17 एंड 23। आर्टिकल नंबर क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या अन्य ऐसी संस्था अपने राज्य में कुछ जो भी नियुक्तियां होती हैं या फिर जो भी लोक नियोजन का मतलब क्या है, सरकारी संस्था से जुड़ना या फिर जॉब के लिए रिलेटेड है मेनली। तो वहाँ पे जितने भी जॉब के रिलेटेड जो भी संस्था है तो वो अपने स्टेट के लिए कुछ परसेंट के लिए भाग को रिजर्व रख सकता है। इस प्रकार का अधिकार है वहाँ पे रहने का अधिकार। दूसरा है आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है कि सुप्रीम मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी करने के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को भी सशक्त बनाना। मतलब आर्टिकल नंबर 32 ये अधिकार देता है संसद को कि वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके सभी अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने के लिए अधिकार दे सकता है। नंबर 3 क्या है? मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया, मार्शल लॉ किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना होगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है तो उसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार के कानून बना सकती है आर्टिकल नंबर 34 के प्रभावी बनाने के लिए, आर्टिकल नंबर 34 को प्रभावी बनाने के लिए। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 17 एंड 23। इसमें क्या कहा गया है? ये आर्टिकल हैं अस्पृश्यता का अंत, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मतलब समाज में जो छुआछूत है उसको समाप्त करने के लिए संसद दंड का प्रावधान भी कर सकती है। नंबर 2 इससे आगे वाला है 23। इसमें क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार क्या है? मतलब मानव क्या है या फिर स्त्रियों का या फिर किसी भी महिलाओं का दुर्व्यापार अगर किया जाता है। व्यापार का अर्थ क्या है? बेचना।
मतलब शारीरिक व्यापार अगर किया जाता है तो उसको निष्प्रभावी करने के लिए भी सरकार दंड का प्रावधान कर सकती है, संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 35 के तहत। प्रभावी किसे बनाएगा? आर्टिकल नंबर 23 को। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आर्टिकल नंबर 35 का अर्थ क्या है और बाकी के ये आर्टिकल्स क्या हैं। इसमें अवसर की सत्ता नहीं, यहाँ पर समता है, ठीक है। और इसके बाद एक है, इनको लेकर के जो भी कानून अगर गवर्नमेंट ने बना दिए, मतलब संसद ने इन आर्टिकल्स को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बना दिया, तो वो कानून तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संसद उसमें संशोधन या उसको परिवर्तित करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कोई नया कानून नहीं बना देती है, तब तक वो प्रभावी रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। यहीं पे ये आर्टिकल समाप्त होते हैं, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस सेशन को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अभी इससे आगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।